नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं के साथ। और आज हम खास तौर पर जो बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 राज्यों का दौरा है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का। और दोनों राज्यों को प्रधानमंत्री आज कई सौगातें दे रहे हैं, कई कार्यक्रम है, कई परियोजनाओं का उद्घाटन है, शिलान्यास है। तो इन सब चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, वहां पर पंचायत चुनाव की हलचल है, तो जेपी नड्डा का यह दौरा कितना अहम है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही हम ये भी बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान जो आर्थिक कंगाली से पहले जूझ ही रहा है, अब एक और रास्ता बंद होने वाला है। जो गैर नेटो सहयोगी का जो दर्जा प्राप्त है पाकिस्तान को कई दशकों से, वो छिन सकता है। अमेरिका में इसके लिए विधेयक पेश हो गया है, इस पर भी करेंगे बात और इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कर्नाटक की 1 दिवसीय यात्रा पर यादगीर जिले के कोडेकल पहुंचे। यादगीर में 9,200 करोड़ रुपए की सड़क, पेयजल और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का किया शिलान्यास और शुभारंभ। कलबुर्गी के मलखेड़ में 5 जिलों के गैर पंजीकृत बस्तियों के 50,000 लाभार्थियों को मालिकाना हक्कू पत्र वितरित, जिन्हें हाल ही में नए राजस्व गांवों के रूप में मिली है मान्यता। महाराष्ट्र को भी आज मिलेगा 38,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा। पीएम करेंगे मुंबई मेट्रो की येलो और रेड लाइन का शुभारंभ और मेट्रो की सवारी भी करेंगे पीएम मोदी। एनडीआरएफ का 18वां स्थापना दिवस आज। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में समर्पण भाव का परिचय देने वाले जवानों के समर्पण को पीएम ने भी सराहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनडीआरएफ के साहस भरे सफर की तारीफ की। केरल में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन। डिजिटल हेल्थ में इनोवेशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज समेत हेल्थ केयर सर्विसेज में सुधार लाने पर चर्चा। योग का महत्व समझाने के लिए डेलीगेट्स के लिए रखा गया योग सत्र। कार्यकाल के विस्तार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पहला पश्चिम बंगाल का दौरा। आज नौदिया में कर रहे हैं जनसभा और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर। कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान होगी दोनों देशों के साझा हितों पर बातचीत। और हॉकी वर्ल्ड कप में आज ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत और वेल्स की भिड़ंत। मलेशिया और न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और चिली के बीच भी होंगे मुकाबले। तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और दोनों राज्यों को कई परियोजनाओं की सौगातें मिल रही हैं। कई विकास परियोजनाओं की सौगातें दोनों राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में पीएम सबसे पहले कर्नाटक के यादगिरी जिले के कोडेकल पहुंचे और वहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। यादगिरी में 9,200 करोड़ रुपए की सड़क, पेयजल और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। कलबुर्गी के मलखेड़ में 5 जिलों के गैर पंजीकृत बस्तियों के 50,000 लाभार्थियों को मालिकाना हक यानी कि हक्कू पत्र का वितरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को दे रहे हैं कुल लगभग 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। करीब 4,700 करोड़ रुपए की लागत वाली 10,000 क्यूसेक क्षमता की नहर परियोजनाओं का पीएम ने किया शुभारंभ। परियोजना से 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई। यादगिरी के अलावा विजयपुर और कलबुर्गी के 560 गांवों के 3 लाख से भी अधिक किसानों को लाभ। करीब 2,100 करोड़ रुपए की लागत वाली सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 71 किलोमीटर ग्रीनफील्ड के पहले खंड का भी शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित भारत का संकल्प दोहराया।
विपक्षी सरकारों पर वोट बैंक, जाति, मजहब की राजनीति करने के लिए हमला बोला। वोट बैंक, जाति, मजहब की राजनीति की वजह से यादगिरी जैसे जिले पिछड़े रह गए थे, ये प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख किया। कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे महाराष्ट्र के भी दौरे पर और वहां पर करीब 38,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी करेंगे मुंबई मेट्रो की येलो और रेड लाइन का शुभारंभ और मेट्रो की सवारी भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का भी वहां पर शुभारंभ करने वाले हैं और इसके साथ ही 17,200 करोड़ रुपए के 7 सीवेज शोधन संयंत्रों का शिलान्यास। सीवेज शोधन संयंत्रों की कुल क्षमता 2,460 MLD। बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का भी पीएम करेंगे उद्घाटन और मुंबई के 3 अस्पतालों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के जो संकल्प को दोहराया है और विपक्षी सरकारों पर जो वोट बैंक, जाति और मजहब की राजनीति करने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि इसी राजनीति की वजह से यादगिरी जैसे जिले पिछड़े रह गए थे। इस संबोधन को पहले सुन लेते हैं। इस क्षेत्र के पीछे रहने का कारण क्या है? यहां का पिछड़ापन कैसे दूर होगा, इस पर पहले की सरकारों ने न सोचने के लिए समय निकाला, मेहनत करना तो दूर की बात रही। जब सड़क, बिजली और पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने का समय था, तब उस समय जो दल सरकारों में थे, उन दलों ने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। इस जाति, उस मत मजहब का वोट, पक्का वोट कैसे बन जाए, हर योजना, हर कार्यक्रम को इसी दायरे में बांध करके रखा। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता वोट बैंक नहीं है, हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। तो प्रधानमंत्री का ये संबोधन कर्नाटक में था और कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर भी जाने वाले हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर क्या कुछ खास होना है, हमारे साथ योगेश शीतल जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ शिशिर शेलार भी जुड़ चुके हैं, हमारे दोनों संवाददाता। सबसे पहले मुझे योगेश के पीछे वो मेट्रो का बैकग्राउंड दिख रहा है। योगेश, आज मुंबई के लिए बड़ा दिन, 2 लाइनों का शुभारंभ प्रधानमंत्री करने वाले हैं। ये जो दोनों लाइन हैं, ये मुंबई की जो रफ्तार है उसको और किस तरह से तेज करेगी? कितने अहम हैं ये दोनों लाइन योगेश? देखिए, अगर मुंबई के बाहर के लोगों के नज़रिए से देखें तो यूँ लगता है कि 2 मेट्रो लाइन जो है वो शुरू होने वाली है, जो कि 2A और 7, ये 2 नाम की लाइन है। एक लाल है और एक पीली लाइन है जो कि शुरू होगी। करीब 35 किलोमीटर का स्ट्रेच है और 30 स्टेशन जो हैं वो होंगे। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, ये मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत का जो व्यस्ततम हाईवे है उनमें से एक है। ये आपका मीरा रोड से बांद्रा तक कनेक्ट होता है और महिम से ये शुरू होता है, जो कि आगे जाकर NH-48 में मिलता है। ये इसलिए भी काफी ज्यादा बिजेस्ट माना जाता है क्योंकि एक तो रास्ते में एयरपोर्ट है और फिर कई सारी छोटी मोटी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज जो है वो यहाँ पे हैं। और मुंबई के जो लोग हैं उनको मालूम है कि वेस्टर्न एक्सप्रेसवे और SB रोड, ये दोनों पे ट्रैफिक कितना ज्यादा रहता है। और यही वजह है कि आज का दिन, जैसा आपने सही कहा, कि मुंबई और खास करके वेस्टर्न सबर्ब्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं चाहूंगा हाईलाइट करने के लिए कि जो दहिसर है, जहां से फिर आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहां से फिर जो गुजरात है वो वहां से शुरू हो जाएगा, तो वहां की अब जो कनेक्टिविटी है वो सेंट्रल लाइन से हो जाएगी। क्योंकि मुंबई को अगर आप मोटे तौर पर अगर आप डिवाइड करें रूट में, तो वेस्टर्न और सेंट्रल ये 2 रेल लाइन है जो जिसको मुंबई लोकल कहते हैं, जो कि लाइफलाइन भी कहलाती है। ये 2 मेन लाइन है, सेंट्रल और वेस्टर्न। सेंट्रल का हिस्सा आगे जाके हार्बर और ट्रांस हार्बर होता है।
वेस्टर्न लाइन जो है सबसे व्यस्त लाइन मानी जाती है और ये जो मेट्रो होगी वो वेस्टर्न का लोकल का जो स्ट्रेस है उसको कम करेगी। जहाँ पे ये भी चीज़ मैं चाहूँगा पॉइंट आउट कर दूं कि मुंबई लोकल में बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है, कई तरह की दुर्घटनाएं की खबरें जो है वो आए दिन आती रहती है। रेलवे ईयरली जो है रिपोर्ट जारी करता है कि कितने लोग जो है हताहत हुए। तो ये जो पूरा रूट है वहाँ पे मेट्रो आना बहुत ज़रूरी था और साथ में जो वेस्टर्न के लोग हैं उनको अब कनेक्टिविटी के लिए दादर, माटुंगा, CST ये सब जो एरिया या फिर घाटकोपर वहाँ के लिए उनको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, यानी एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है मुंबई के लोगों को वो मिलेगी। आज का जो मेन कार्यक्रम है वो मेट्रो के अलावा जो है MRDA का है, जो कि आपको शिशिर बताएंगे। लेकिन मेट्रो के बारे में मैं आपको एक और ब्रीफ कर दूं कि कोशिश ये की गई है सरकार की तरफ से कि सस्ता जो है सस्ता ट्रेवल हो सके। मसलन कि प्रति 3 किलोमीटर जो है 10 रुपए के हिसाब से जो ट्रेवल है वो होगा। 70 किलोमीटर की रफ्तार से मेट्रो चलेगी और जो अलग अलग जो सुविधाएं होती है वो रहेंगी। इस रूट के जो बड़े स्टेशन है जैसे आप अगर ओशीवारा को ले लें या आप मलाड को ले लें, ये सब जो स्टेशन है, चाहे बोरीवली को ले लें, ये सब स्टेशन जो हैं ये बहुत बड़े स्टेशन यहाँ माने जाते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे स्टेशन के बाहर, लोकल स्टेशन के बाहर ऑटो की कतारें दिखेगी और हमेशा ही वहाँ पे कंजेशन जो है वो आपको दिखेगा और बारिश में तो और ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है। तो इससे क्या है कि जो इमरजेंसी व्हीकल्स है, मतलब एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इन लोगों को भी एक्सेस जो है उस सड़क पर मिल पाएगा। तो एक आप देखिए तो 360 डिग्री में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा दिन आज के लिए मुंबई के लिए। लौटता हूं योगेश आपके पास, शिशिर का रुख करते हैं। शिशिर, मुंबई वन ऐप है या फिर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों के पुनर्विकास की परियोजना है प्रधानमंत्री का, आज मुंबई के लिए बड़ा कार्यक्रम है। कौन कौन से खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को बड़ा फायदा होने वाला है? शिशिर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजचंद्र जी, हालांकि आपने अभी सुना मेरे सहयोगी योगेश से कि मेट्रो का एक तोहफा आज मुंबई को मिलने वाला है। इस वक्त मैं मुंबई के BKC ग्राउंड में हूँ। ये वही दरअसल ग्राउंड है जहां पर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और अब जो उसका लोकार्पण हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आज का अगर दिन देखा जाए मुंबई वासी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बुनियादी ढांचों की जब बात करते हैं तो ऐसे में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि मुंबई के खासतौर पर जो बुनियादी ढांचे उसको और सशक्त और मजबूत बनाने वाले हैं। फिर चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हम बात करें या फिर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, तकरीबन 3 म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स जो है मुंबई में आने वाला है। साथ ही साथ जो छोटे क्लिनिक्स होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स हम कहते हैं, वैसे ही बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना जो है, तकरीबन 20 ऐसे क्लिनिक्स जो है पूरे मुंबई में जो है अपना कार्य शुरू करेंगे जिससे लोगों के लिए, खासतौर पर गरीब लोगों को उसका सीधा फायदा मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि रास्तों का एक अगर देखा जाए मुंबई में जाल देखा जाए काफी पुराना था। हर साल हम देखते थे बारिश में रास्ते में जिस प्रकार से स्थिति होती थी, जर्जर अवस्था में होती थी, लेकिन अब चूंकि उन रास्तों को पक्का रास्ता बनाया जाएगा, कंक्रीट उनको किया जाएगा, तो ये बुनियादी ढांचे हैं जो कि आज मुंबई वासियों को मिलेंगे और इसीलिए एक बड़ी तादाद में मुंबई वासी जो है BKC के इस मैदान में जो है आना शुरू हो रहा है। अभी तक कुछ घंटों का वक्त जरूर बचा है, कड़कड़ाती धूप मुंबई में, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आना शुरू जो है। इस वक्त हमारे साथ देखा जाए शालिनी मैम है BJP से। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा क्या मायने रखते हैं ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हालांकि इसके आज जो शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे, आप स्वयं मुंबई का रहे, किस प्रकार से देखते हैं इन्हें? देखिए, ऐसा है, मोदी मंत्र बहुत आसान है। मोदी मंत्र केवल मात्र 2 शब्दों पे टिका है, विकास और प्रयास, प्रोग्रेस एंड पार्टिसिपेशन। और आज जो मोदी मेनिया या मोदी मैजिक आप देख रहे हैं और खासकर मुंबई में देखने जा रहे हैं, वो आज मुंबईकर को ये दिखा रहा है कि यदि एक चाय वाला और ऑटो वाला एक साथ आ जाए तो आपके लिए कितनी तरक्की ला सकता है। आपने अभी मैंने सुना, आपने बात की पॉटहोल्स की। देखिए, केवल मात्र 6.5 करोड़ रुपए लगते हैं, आप 400 किलोमीटर के रोड को कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं और हमेशा की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो प्रयास से हो सकती हैं लेकिन देश को विकास की तरफ लेके जाती है और मुंबई को विकास की तरफ लेके जाती है और जिसका मुंबईकर बहुत सालों से इंतजार कर रहा है। बहुत आसान सी बात है, हमने स्वच्छ भारत कहा, लेकिन जो कचरा हम इस महानगर में निकालते हैं उसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है। तो इसीलिए आज अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट देखें, चाहे कॉन्क्रीटाइजेशन देखें, चाहे मेट्रो लाइन देखें जो यातायात को आसान करेगा, या फिर आप हॉस्पिटल देखिए। कोविड समय में आपको पता है कि महाराष्ट्र किस बुरी तरीके से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स महाराष्ट्र ने देखा। मुंबई में लाइनें लगानी पड़ी जबकि कहीं पे बेड अवेलेबल था, लेकिन लाइनें कहीं और लग रही थी। तो छोटी जो यातायात के साधन हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मूलभूत सुविधा ये आज की ज़रूरत है और यही मूल मंत्र
जैसे हम विकास और प्रयास कह रहे हैं, यही मोदी का मूल मंत्र है और ठीक इसीलिए है। आज पूरा मुंबई मोदी जी का इंतजार कर रहा है। कुछ हजारों में अगर देखा जाए तकरीबन 50-60 हजार, उससे भी ज्यादा अगर मैं गलत ना हूं तो लोग यहाँ पर शामिल होने वाले ठीक है। हैं। और इन बुनियादी जो ढांचा होगा मुंबई का, उसको किस प्रकार सजाया लौटता संवारा हूं। जाए, उसको किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए, वो देखने यहाँ पर आएंगे। और जिस शिशिर। प्रकार से मैंने कहा कि अलग अलग प्रोजेक्ट है इनका, अगर कुल मिलाकर आंकड़ा अगर देखे ठीक है। तो तकरीबन लौटता 38,000 हूं, करोड़ का लौटता ये हूं आपके आंकड़ा पास। होगा, जो कि मुंबई के विकास कामों में लगाया है। जाएगा। लौटता हूं आने वाले शिशिर समय आपके में अगर पास। देखा जाए तो फिर वो रास्ते हो, मेट्रो रेल हो या फिर सीवेज प्लान हो, इससे मुंबई करो बिल्कुल, काफी अहम दिन है मुंबई के लिए। लौटता हूं आपके पास योगेश, ये बताइए, ये भी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री खुद मेट्रो की सवारी करने वाले हैं। इस बारे में मेट्रो की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है? प्रधानमंत्री कौन से खंड पे, या प्रधानमंत्री जो यात्रा करेंगे तो उस दौरान क्या कुछ खास देखने को मिलेगा मेट्रो में? ऐसी कोई जानकारी मेट्रो की तरफ से? बिल्कुल, जो यहाँ गुंदावली स्टेशन जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, यहीं से प्रधानमंत्री जो है मोगरा स्टेशन, जो कि इसके बाद आता है, वो उस स्टेशन की दूरी जो है करीब 2 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। वहाँ तक प्रधानमंत्री खुद जाएंगे और वो खुद मुआयना करेंगे कि लोकल में क्या क्या सुविधा है जो उनको, जो कम्यूटर्स है उनको ऑफर की गई है और किस तरीके से जो व्यवस्था है, प्रबंधन है, वो किस तरीके से हो रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री खुद जो है मेट्रो का सफर करेंगे। इससे पहले हम नागपुर में भी देखा था, पुणे में भी देखा था, इवन कि पीएम जहां भी जाते हैं, जो सार्वजनिक परिवहन होता है उसको जिस तरीके से मजबूत और भरोसेमंद करने की जो प्रयास रहता है, उसमें वो खुद लीड लेते हैं ताकि वो बाकी लोग हैं उनको भी उस व्यवस्था पे भरोसा हो जाए। और इसका मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया उदाहरण वो रहा था जब कोविड वैक्सीन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी और प्रधानमंत्री ने खुद ही वैक्सीन लगवाया था। सारे के सारे जो रूमर्स थे वो एक साइड हो गए और लोगों का भरोसा जग गया। तो ये स्टेप जो है पीएम लेते हैं और आज भी वो ऐसा करने वाले हैं। बिल्कुल। चलते चलते शिशिर, ये बताइए, बाला साहब के नाम पर जो दवाखाना का विस्तार हो रहा है, तो बाला साहब की लेगेसी, ये लगता है कि क्लेम करने की भी एक जो नई सरकार, शिंदे सरकार है, उसकी भी कोशिश है क्या? देखिए, बिल्कुल, देखिए, बाला साहब ठाकरे की बात करें तो बाला साहब ठाकरे हमेशा से कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ उनकी योजना की बात करें। एक उदाहरण देना चाहूँगा, 90 के दशक में जब शिवसेना अपने चरम पर थी, उस वक्त बाला साहब ठाकरे द्वारा एक जो बात यहाँ पर रखी गई थी कि जो आम मुंबईकर उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले, इसके लिए शिव वड़ा पाव जो है उसकी संकल्पना आगे रखी, झुनका भाकर केंद्र जो उनकी संकल्पना आगे रखी, जो कि आम मुंबई वासी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ गरीबों को भी उसमें खाना मुहैया हो जाएगा और उसका रोजगार प्राप्त होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनकी संकल्पना थी कि लोगों को इस प्रकार से जोड़ा जाए। जहां तक दवाखाना की बात करें लालचंद जी, आज की अगर बात करें तो जिस प्रकार से आपला दवाखाना है वो उसी तर्ज पर है कि जो आम लोग हैं, मुंबई के जो आम वासी है, उनको अच्छे से अच्छी सुविधा इन जो क्लिनिक्स के जरिए मिले, खासतौर पर मुफ्त सुविधाएं मिले, जो कि अगर हम अमूमन अगर देखा जाए किसी अस्पताल में जाते हैं तो हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, दोनों से लेकिन जुड़ेंगे आगे देखा जाए तो ऐसे कई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जो रहता है रोजी रोटी कमाता है। ठीक है, आप दोनों से आगे भी जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शिशिर आपका भी और योगेश आपका भी। तो हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे के बाद महाराष्ट्र जाने वाले हैं और वहां पर मुंबई को खासतौर पर कई तोहफा मिलने वाला है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब रुख करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों का। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम इस वक्त में रुख करने वाले हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और वहां पर उनका कई कार्यक्रम है। खास बात यह है कि नई दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष का यह पहला पश्चिम बंगाल दौरा है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का खास तौर पर जिक्र किया था और प्रधानमंत्री ने हिंसा के कारण लोगों की हुई परेशानी और कार्यकर्ताओं के साहस के साथ पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ खड़े रहने की चर्चा की थी। Narendra Modi, please welcome, put your hands together and welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೂತನವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆರಿ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾಡಗೀತೆ. सब लोग खड़े हो जाइए. ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप फॉर नाडगीते. जय भारत जननीय तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ನೆಲೆವೀಡು ಮಳಖೇಡ ಮಾನ್ಯಖೇಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಇದೀಗ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಲಂಬಾಣಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗೋರ್ ಬಂಜಾರ ಶಾಲ್. ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಲಂಬಾಣಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಗೋರ್ ಬಂಜಾರ ಶಾಲ್. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಸೂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅನದರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಹಾಗೇನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ memento. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 52,072 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮೋದಿಜಿಯವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು, ನಮ್ಮ CM ಅವರು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಘನತೆ, ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಲೆಮಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳು ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳಿದೆ, ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಲೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಬಡವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ, 51,900 ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಗಿನ್ನೀಸ್ ದಾಖಲೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗಿನ್ನೀಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಿನ್ನೀಸ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ನನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಪೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಗವಿಕಲರ ಪೆನ್ಷನ್, 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದುವರೆಗೂ 40,000 ಜನ, 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 40,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಮೂಲಕ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 6 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ
7 ದಿನದಲ್ಲೇ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಾಂಡ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು, ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ಬಡವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಮುಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾರಂಭ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 50,000 ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ, ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಜಾಗ. ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ, ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜಾಗ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ ನೆನೆ ಫೋನಲ್ಲಿ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳ ಒಂದು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂದಿರೋದು ನನಗಂತೂ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಇದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಇದೊಂಥರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದೇವಿಯವರು ಸಜ್ಜನೋ ಸ್ವಾಗತ कीजिए कर्नाटका चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज बोम्माई. बोलो भारत माता की, भारत माता की. ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ರೋವಾರಿಗಳಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಡವರ ಬಂಧು, ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ಗಂತವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಂಥ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಬಂಜಾರ ಕುಟುಂಬದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ತಾಂಡ, ಕುರುಬರು, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಿಗಳು, ಹಾಡಿಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಜನವಸತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು, ಅವರ ಒಂದು ಕೂಗು ಸಬ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಬ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹರಿಕಾರರು ಯಾವುದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಯಾರ ಬದುಕನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಈ ಜನಾಂಗದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ
ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಿರಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ, ಸೋಷಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹರಿಕಾರರು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು, ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಗ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೂರು ಇರಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಕನಸು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಾಜರು ಇದ್ದಂಥ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆ ಮನೆಯೂ ನಿಮ್ಮದೇ, ಜಾಗವೂ ನಿಮ್ಮದೇ, ಊರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮ ಆಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಂದಾಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ, ಸೋಷಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, DBT ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮ 1 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಇದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಇವತ್ತು DBT ಮುಖಾಂತರ ಹಣವನ್ನು, ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ದೂರ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗಾಯಿತು? ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಏನು ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಂದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಕಾರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, SC/ST ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 75 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ 1,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, SC/ST OBC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 100 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ SC/ST ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಒಂದು ಆಸೆ ಇವತ್ತು ತಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ದಿನಮಾನಗಳಿದೆ, ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ ಒಳಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಇಗಳು: ಎಜುಕೇಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆ SC/ST ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲದ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ regarding social justice, social justice, social justice. Lot of people have become leaders based on social justice, but never the justice was given to these poor people, these tribal people.
but it is only the double engine government under your leadership and your call for Sabke Saath, Sabka Vikas. We have really implemented in letter and spirit. Now we are giving new lease to their identity, to their land records and their villages, converting them into revenue villages. Sir, you are the source of inspiration. So I want to say that social justice is not only in the words, social justice is in action here. It is social security and social parivartan, and you are the real social parivartaka. Social parivartaka is our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದಂಥ ಹಲವು 10 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೋರ್ ಬಂಜಾರ ಇದನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರ ಮುಖೇನ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಇನಾಗುರೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋರ್ ಬಂಜಾರ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬಂಜಾರ ನಗಾರ, ಗೋರ್ ಬಂಜಾರ ಶಾಲಿನ ನಂತರ ಇದೀಗ ಬಂಜಾರ ನಗಾರದ ಮುಖೇನ ಇದನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮುಖೇನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಲಿಯಾ ಹೋ ಜಾಯ್. ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಕ್ಷಣ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಂಜಾರ ನಗಾರವನ್ನು ಬಾರಿಸೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೀಗ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವುಡ್ ನೌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ with the press of the button to kindly inaugurate the distribution of ಹಕ್ಕುಪತ್ರ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಒತ್ತುವ ಮುಖೇನ ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ, ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾದ ಲಂಬಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚರ ಪಶುಪಾಲ್ಕುಲದ ಪಂಗಡಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ. हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया. 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई. अपनी जमीन से जुड़ाव को ಕಾನೂನಿ ಸಂರಕ್ಷಣ दिया गया. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದೇಶ ಆಳಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಂದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ನಮಗಾಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಂತಿಲಿ ಈ ಮೋದಿಜಿಲಿ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಯದ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಊರಿಲ್ಲದ, ಸೂರು ಇಲ್ಲದ, ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಘನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. जहाँ हम रहते हैं इस तांडे में, इस हक पत्र से लोग इस तांडे को एक गांव का दर्जा देंगे. ಈ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ ಅವರ ತಾಂಡಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ 5 ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್
5 of them. Devla Chokla Jadhav, Ratnabai Devla Jadhav, Udagi Tanda, Sedam Taluk. Symbolically, only 5 will be given today. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದೇವ್ಲಾ ಚೋಕ್ಲಾ ಜಾಧವ್ ಜೋರಾದ ಕರ್ತಾಡನ ಬರಬೇಕು. ಉಡಗಿ ತಾಂಡದಿಂದ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಇಮ್ಲಾಬಾಯ್ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಗಣಪತಿ, ಪತ್ತು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡ, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಜೊತೆ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಇಮ್ಲಾಬಾಯ್ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಗಣಪತಿ, ಪತ್ತು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡ, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಸ್. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ, ಮೋಟಿಮೋಕ್ ತಾಂಡ, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇದೀಗ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ವಿತರಣೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ 5 ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತುಕಾರಾಮ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ, ಮೋಕ್ ತಾಂಡ, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್, ರೆವನು ನಾಯಕ್, ಮನೋಹರಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್, ಡೋಂಗ್ರು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡ, ಚಿಂಚೋಳಿ. ಇದನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಗಿವ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. जोरदार तालियां हो जाए. ईश्वर नायक, रेवेन्यू नायक, ಮನೋಹರಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್, ಡೋಂಗ್ರು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡ, ಚಿಂಚೋಳಿ. ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರ್ ರಾಥೋಡ್ ಹಾಗೂ ಚಾಂದಿಬಾಯ್, ಅಡ್ಕಿಮೋಗ್ ನಗರ, ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ, revolutionary step taken by the Karnataka government which has gone into the World Book of Records. ಇವರು 5 ಜನರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಗಿವ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೈ ಎಲ್ಲ. ಸೇವಾಲಾಲ್ ಕಿ, ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓವರ್. जोरदार तालियों के साथ प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम द ग्रेट विजनरी, वर्ल्ड लीडर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री नरेंद्र मोदी जी. भारत माता की, भारत माता की. कर्नाटका तांडेर, मारगोर बंजारा बाईबिया, नायक, डाव, कारबारी, तमनोन हाथ जोड़ी राम रामी.
जय सेवालाल महाराज, जय सेवालाल महाराज, जय सेवालाल महाराज। कलबुर्गी या श्री शरण बसवेश्वर ಮತ್ತು ಗಾಣಗಾಪುರದ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत, कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री बासवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी भगवत खुबा जी, कर्नाटक सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण और विशाल संख्या में आकर के हमें आशीर्वाद देने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2023 का वर्ष प्रारंभ हुआ है। जनवरी का महीना है और वैसे भी जनवरी अपने आप में बड़ा खास होता है। जनवरी के महीने में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। देशवासियों को आजाद भारत में उनके अधिकार सुनिश्चित हुए थे। ऐसे पावन महीने में आज कर्नाटक की सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज कर्नाटक के लाखों बंजारा साथियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अभी 50,000 से अधिक परिवारों को पहली बार उनके घर, उनकी रिहाइश का हक मिला, हक्कू पत्र मिला है। ये कर्नाटका में तांडा बस्तियों में रहने वाले हजारों साथियों, गुमन परिवारों के बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने वाला है। कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के कलबुर्गी, बीदर, यादगीर, रायचूर और विजयपुरा जिलों की तांडा बस्तियों में रहने वाले सभी मेरे बंजारा भाइयों बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर्नाटका सरकार ने 3,000 से अधिक तांडा बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस प्रशंसनीय कदम के लिए मैं श्री बोम्मई जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है और बंजारा समाज भी नया नहीं है, क्योंकि राजस्थान से लेकर के पश्चिमी भारत में नीचे तक चले जाइए,
हमारे बंजारा समुदाय के भाई बहन राष्ट्र विकास में अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मुझे हमेशा पुराने समय से उनके साथ जुड़ने का आनंद आता रहा है। मुझे बहुत याद है कि 94 के विधानसभा के चुनाव के समय इसी पूरे क्षेत्र में एक रैली में मुझे बुलाया गया था और मैंने जब वहां उस रैली में लाखों की तादाद में हमारे बंजारा भाई बहनों को देखा और बंजारा माताएं बहनें परंपरागत वेशभूषा में लाखों की तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए थे, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता हूं भाई। आज आप सभी के लिए कर्नाटका सरकार का ये प्रयास जब मैं देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है जो सदियों पहले भगवान बसवन्ना ने देश दुनिया को दिया था। भगवान बसवेश्वरा ने अनुभव मंडपम जैसे मंच से सामाजिक न्याय का, लोकतंत्र का एक मॉडल दुनिया के सामने रखा था। समाज के हर भेदभाव, हर ऊंच नीच से ऊपर उठकर सबके सशक्तिकरण का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र में भी वही भावना है जो भगवान बसवेश्वरा ने हमें दी थी। आज कलबुर्गी में हम इसी भावना का विस्तार देख रहे हैं। साथियों, हमारे बंजारा समुदाय, गुमंतु, अर्ध गुमंतु समुदाय ने दशकों तक बहुत असुविधा झेली है। अब सबके लिए गौरव और गरिमा के साथ जीने का समय आया है। और मैं देख रहा था जब ऊपर मेरा इन बंजारा परिवारों से मिलना हुआ, एक माँ जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दे रही थी, जिस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही थी, समाज के लिए जीने मरने की बहुत बड़ी ताकत देने वाले आशीर्वाद वो माँ दे रही थी। आने वाले वर्षों में इन समुदायों के विकास और कल्याण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान भी किया गया है। बंजारा समाज के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग का भी प्रबंध किया जा रहा है। ऐसे समुदायों के लिए आजीविका के नए साधनों का भी निर्माण किया जा रहा है। झुग्गियों के बजाय इन साथियों को पक्के घर मिले, इसके लिए भी सहायता दी जा रही है। बंजारा, गुमंतु, अर्ध गुमंतु समुदायों का स्थायी पता, स्थायी रिहाइश न होने के कारण जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही थी, उनका समाधान भी किया जा रहा है। आज का ये आयोजन इसी समाधान की दिशा में
उठाया गया अहम कदम है। 1993 में यानी 3 दशक पहले इसकी सिफारिश की गई थी, लेकिन उसके बाद सबसे अधिक जिस दल का शासन यहां रहा उसने सिर्फ वोट बैंक बनाने पर ही ध्यान दिया। इन उपेक्षित परिवारों का जीवन बनाने की उन्होंने कभी नहीं सोची। तांडा में रहने वाले साथियों ने अपने हक के लिए लंबा संघर्ष किया है, अनेक कठिनाइयां झेली हैं, एक बहुत लंबा इंतजार आप सबको करना पड़ा है। लेकिन अब उदासीनता का वो पुराना माहौल भाजपा की सरकार ने बदल दिया है। मैं आज मेरी इन बंजारा माताओं से कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है। आप जब तांडा बस्तियों को गांवों के रूप में मान्यता मिल रही है तो इससे गांवों में मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास होगा। अपने घर, अपनी जमीन का कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद अब परिवार निश्चिंत होकर जी पाएंगे और बैंकों से ऋण लेना भी आसान होगा। केंद्र सरकार देश भर के गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण घरों के प्रॉपर्टी कार्ड दे रही है। कर्नाटका में तो अब बंजारा समाज को भी ये सुविधा मिलने लगेगी। अब आप अपने बच्चों को ठीक के स्कूल भेज पाएंगे। डबल इंजन सरकार की हर कल्याणकारी योजना का सीधा लाभ ले पाएंगे। अब झुग्गियों में जीने की मजबूरी भी आपके लिए कल की बात बन गई। पीएम आवास योजना से पक्के घर, घर में टॉयलेट, बिजली कनेक्शन, नल से जल पानी का कनेक्शन, गैस का चूल्हा, सब मदद मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, कर्नाटका सरकार के फैसले से बंजारा साथियों के लिए आजीविका के भी नए साधन बनने वाले हैं। वनोपज हो, सूखी लकड़ी, शहद, फल, ऐसी अनेक चीजें, इनसे भी अब कमाई के साधन मिलेंगे। पहले की सरकार जहां कुछ ही वन पैदावारों को उपजों पर एमएसपी देती थी, हमारी सरकार आज 90 से ज्यादा वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। कर्नाटका सरकार के फैसले के बाद अब इसका लाभ भी तांडा में रहने वाले मेरे सभी परिवारों को भी मिलेगा। साथियों, आजादी के अनेक दशकों बाद एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी
जो विकास से वंचित थी, सरकारी मदद के दायरे से बाहर थी, देश में जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया, उन्होंने ऐसे साथियों का सिर्फ नारे देकर वोट तो ले लिया, लेकिन उनके लिए ठोस फैसले नहीं किए। ऐसे दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, दिव्यांग, महिलाएं, समाज के ऐसे सभी वंचित वर्गों को, उनको पहली बार अब उनका पूरा हक मिल रहा है। सशक्तिकरण के लिए हम एक स्पष्ट रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यकते, आकांक्षे, अवकाशा, मत्तु गौरवा, इन पहलुओं पर हम ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, दिव्यांग, महिलाएं, ऐसे सब वंचित समाज जो मूल सुविधाओं से वंचित है, झुग्गियों का जीवन बिताने वाले, बिना टॉयलेट, बिना बिजली, बिना गैस, बिना पानी कनेक्शन के जीवन बिताने वाले अधिकांश इन्हीं समाज के लोग होते हैं। हमारी सरकार अब इन्हें ये मूल सुविधा भी दे रही है और तेज गति से दे रही है। महंगे इलाज के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से भी यही वर्ग अधिक वंचित था। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी हमारी ही सरकार ने दी। दलित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, उन सब तक पहले सरकारी राशन नहीं पहुंच पाता था। आज इन परिवारों को मुफ्त राशन भी सुनिश्चित हुआ है। राशन की सप्लाई पारदर्शी हुई है। जब मूल सुविधाएं पूरी होती है, तब गौरव बढ़ता है, नई आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। रोज रोज के संकटों से बाहर निकलकर लोग अपने परिवार का जीवन ऊपर उठाने में जुट जाते हैं। इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमने आर्थिक समावेश, आर्थिक सशक्तिकरण के रास्ते बनाए। दलित, पिछड़े, आदिवासी, यही सबसे बड़ा वर्ग था जिसने कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था। जनधन बैंक खातों ने करोड़ों वंचितों को बैंकों से जोड़ा है। एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जिसके लिए बैंकों से लोन पाना किसी सपने से कम नहीं था। जब कोई अपना काम शुरू करना चाहता था तो बैंक कहते थे कि बैंक गारंटी कहाँ है, लेकिन जिनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी ही ना हो तो वो गारंटी कैसे दे पाता। इसलिए हमने मुद्रा योजना के रूप में बिना गारंटी के ऋण की योजना शुरू की। आज मुद्रा योजना के तहत लगभग 20 करोड़ लोन एससी, एसटी, ओबीसी को मिले हैं। इस वर्ग से नए नए उद्यमी बन रहे हैं। मुद्रा की लगभग 70% लाभार्थी हमारी माताएं, बहनें हैं, महिलाएं हैं। इसी प्रकार रेहड़ी, ठेले, पटरी, इस पर छोटा मोटा कारोबार करने वाले साथियों के
पहले की सरकारें सूद नहीं लेती थी। आज स्वनिधि योजना से इन साथियों को भी पहली बार बैंक से सस्ता और सुलभ ऋण मिल पा रहा है। ये सारे कदम वंचितों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन रहे हैं। लेकिन हम एक कदम आगे बढ़कर अवकाशा यानी नए अवसर बना रहे हैं। वंचित समाज के युवाओं को नया विश्वास दे रहे हैं। साथियों, महिला कल्याण के लिए संवेदनशील हमारी सरकार आज नए नए सेक्टर्स में उनके लिए अवसर बना रही है। आदिवासी कल्याण के लिए संवेदनशील हमारी सरकार आदिवासियों के योगदान, उनके गौरव को राष्ट्रीय पहचान देने का काम कर रही है। दिव्यांगों के अधिकारों और उनकी सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रावधान भी बीते 8 वर्षों में किए गए हैं। उपेक्षित वर्गों से जुड़े साथी आज पहली बार देश की अनेक संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष पर है। ये हमारी सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये हमारी सरकार है जिसने ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया। ये हमारी सरकार है जिसने केंद्र सरकार की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों में इंटरव्यू की बाध्यता खत्म की। मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल विषयों की पढ़ाई स्थानीय भारतीय भाषाओं में हो, इसका प्रावधान भी हमारी सरकार ने ही किया है। इन कदमों के भी सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गांव और गरीब परिवारों के युवा हैं, एसटी, एसटी, ओबीसी के युवा हैं। भाई और बहनों, ये भी हमारी सरकार ही है जिसने बंजारा समुदाय, गुमंतु, अर्धगुमंतु समुदाय के लिए विशेष विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया। गुलामी का कालखंड हो या फिर आजादी के बाद का लंबा समय, देश भर में फैला बंजारा समुदाय, गुमंतु समुदाय हर प्रकार से उपेक्षित रहा। इतने दशकों तक इन समुदायों की सूद नहीं ली गई। अब जाकर केंद्र सरकार ने वेलफेयर बोर्ड का गठन कर ऐसे सभी परिवारों का सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया है। हमारी सरकार हर कल्याणकारी योजना से इन परिवारों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। साथियों, डबल इंजन सरकार भारत में रहने वाले हर समाज की परंपरा, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा को हमारी ताकत मानती है। हम इस ताकत को सहेजने, इसको संरक्षित रखने के बहुत बड़े पक्षधर हैं। सुहाली, लंबानी, लंबाड़ा, लबाना और बाजीगर, जो भी नाम ले, आप सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और जीवंत है, देश की शान है, देश की ताकत है। आपका हजारों वर्षों का एक इतिहास है। इस देश के विकास में आपका एक योगदान है। इस धरोहर को भी हमें मिलकर आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। हमें सबका साथ लेकर ही सबका विश्वास करना है। और मेरे बंजारा परिवार यहाँ है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं गुजरात प्रदेश से आता हूं। गुजरात और राजस्थान ये प्रदेश बारिश कम होती है, सूखा रहता है, पानी की किल्लत होती है,
लेकिन अनेक गांवों में सैकड़ों साल पहले पानी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं खड़ी हुई है और आज भी वो गांव के लोग कहते हैं कि ये लाखा बंजारा ने ये बनवाया था, ये लाखा बंजारा ने बनवाया था। आप किसी भी गांव में जाओ, पानी के प्रबंध की कोई व्यवस्था बनी है तो मेरे गुजरात और राजस्थान में लाखा बंजारा का नाम सबसे पहले आता है। जिस लाखा बंजारा ने सदियों पहले समाज की इतनी बड़ी सेवा की, ये मेरा सौभाग्य है कि उस बंजारा परिवारों की सेवा करने का आपने मुझे मौका दिया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आपके सुखद और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूं और आपने आकर के हमें आशीर्वाद दिए, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। ये सीधा प्रसारण आप कर्नाटक के कलबुर्गी से देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। Thank you very much for your visit and inspiring and motivating lakhs and lakhs of people. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕರತಾಳದೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. प्रसारण आप कलबुर्गी से देख रहे थे, कर्नाटक के कलबुर्गी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया वहां पर उपस्थित जन समुदाय को, और वहां खास तौर पर जो हक्कू पत्र दिया गया है बंजारा समुदाय के लोगों को, 50,000 से भी ज़्यादा बंजारा समुदाय के लोगों को वहां पर हक्कू पत्र प्रदान किया गया है। इस मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के दौरे पर हैं और कर्नाटक के दौरे के बाद वो महाराष्ट्र के दौरे पर भी जाने वाले हैं, लेकिन कर्नाटक के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कलबुर्गी में था जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने हक्कू पत्र देने के साथ ही वहां उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। खास तौर पर बंजारा समुदाय के लोग वहां पर उपस्थित थे जिनको ये हक्कू पत्र दिया गया है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमेशा से बंजारा समुदाय का आशीर्वाद उनको मिलता रहा है और बंजारा समुदाय का जो योगदान है राष्ट्र निर्माण में वो बिल्कुल हमेशा से रहा है, जो कि आज भी जारी है। तो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। और अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे कुछ और खबरों का। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तंजानिया के दौरे पर हैं, जहां वो भारतीय संसदीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में प्राण गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद स्मारक पर हजारों भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं। इस अवसर पर भारतीय सैनिकों के नाम पढ़कर ओम बिरला भावुक हो गए। इस दौरे में सांसद मनोज कोटक, चिराग पासवान, एस फांगनोन भी उपस्थित रहे।
और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव के दौरे पर हैं। एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रीय नायक सुल्तान मोहम्मद को उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। एस जयशंकर ने कहा कि उनका संघर्ष एक साझा इतिहास और राष्ट्रीय विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में दिशा कमेटी की बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हमें राज्य में सभी क्षेत्रों में विकास के लिए मिलकर काम करना होगा। इसके लिए जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी प्रगति पर समय समय पर ध्यान देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि खनन तस्करी और तपेदिक की बीमारी की रोकथाम के लिए विशेष ध्यान देना होगा। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, बिग टिकट प्रोजेक्ट, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो। आय के साधन हमीरपुर जिला में बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अवसर उस तरह से नहीं दिखते। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या कर सकता है, इंडस्ट्री वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप की आय कैसे बढ़ा सकते हैं। माइनिंग एक बड़ी चिंता का विषय है, समाज भी जागरूक होना चाहिए और इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इलीगल माइनिंग पर रोक लगे, वो हम सबकी आवश्यकता है। टीबी वाले प्रोग्राम में जो बाकी 600 लोग बचे हैं, जिन डिपार्टमेंट्स की क्षमता है, जो आगे कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट कुछ अपनी जिम्मेदारी ले सकता है, आपको उनको गोद लेके उनको हमें ख़त्म करना ही है। और अब अगली खबर, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास मुंगेर से सुल्तानगंज पहुंच गया है। सुल्तानगंज पहुंचने पर क्रूज के पर्यटकों का पारंपरिक स्वागत किया गया और बाद में सैलानियों ने सुल्तानगंज में स्थानीय बाजार घूमने का आनंद लिया। सुल्तानगंज विश्व प्रसिद्ध देवघर को लेकर काफी प्रसिद्ध है। यहां से हर साल करोड़ों लोग गंगा जल लेकर देवघर की यात्रा करते हैं। इस प्रसिद्ध प्राचीन स्थल को देखकर स्विट्जरलैंड के पर्यटक काफी खुश दिखे। We were greeted with a huge orchestra, musical welcome, and we had one of the best views over the Ganja River from the temple on the hilltop. So that was a very good excursion. Friendliness of the people living in here, that's one thing that I will carry in my heart when I go back home, that's for sure. And I can see also everything was very well organized for us. Of course, a lot of people were here. They gave us a lot of attention, but we got a lot of security too, and we got enough space to move. It's a unique experience. You cannot get anything like this anywhere else. So everybody must come. Yeah. अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के मायानपुर स्थित इस्कॉन मंदिर में भक्ति समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। एक बड़ी खबर, लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है। पीड़ित पक्ष की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि ये कोई मर्डर केस नहीं है, ये जघन्य अपराध है। अगर जमानत दी जाती है तो निष्पक्ष ट्रायल नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जमानत याचिका का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट मिश्रा को आरोपी ही मानकर चल रहा है। हम ऐसे स्टेज पर हैं जहां आरोप तय हो चुके हैं, चार्जशीट दायर हो चुकी है। वहीं आशीष की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आशीष का कॉल डेटा रिकॉर्ड दिखाता है कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। एनडीआरएफ आज अपना 18वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ को उसके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीआरएफ सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों की सहायता करने का बेहद सराहनीय काम कर रहा है। एनडीआरएफ की वीरता प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है। पीएम ने कहा कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनडीआरएफ को उसके स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है, एनडीआरएफ की यात्रा साहस और उत्कृष्टता के अनुकरणीय कार्यों से भरपूर है। खुद की परवाह किए बगैर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमित शाह ने उन्हें सलामी भी दी है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।